Hello दोस्तों, welcome back to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our life, and that's why we're here. दोस्तों, एक केस डिस्कस करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ फॉर सर्शियोरी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन 226 227. क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है. दिस इज कॉल्ड सूर्य देव राय वर्सेस रामचंद्र राय. इशू यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ जो यहाँ पर डिसाइड हुआ था. इस सेक्शन 115 में 2002 अमेंडमेंट आया था, सीपीसी अमेंडमेंट 2000, जो कि रिवीजन के पावर में उसने कर्टेल किया था. उसने ये कहा था कि हाई कोर्ट कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का रिवीजन नहीं एंटरटेन करेगी अंडर सेक्शन 115. मतलब क्या हुआ, इसके नेगेटिव से समझते हैं. कोई ऐसा ऑर्डर जिसको डिसाइड करने से वन वे और द अदर केस खत्म हो सकता है, वो एंटरटेन कर सकती है हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 115, अदरवाइज नो. मतलब अगर सपोज मेरे पे कॉस्ट इम्पोज हो गया 20,000 का और मैं 115 के अंडर हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, तो हाई कोर्ट बोलेगी ना ना ना, इट्स एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर. बट द क्वेश्चन अराइजेज इज दिस, क्या मैं 226 या 227 में जा सकता हूँ फॉर द सेम ऑर्डर? क्या सेक्शन 115 हैज आल्सो curtailed the power of high court to entertain such things under 226 227? यही इस क्वेश्चन का इशू है. तो लेट्स स्टार्ट. कोर्ट एनालाइजेज द फ्यू प्रेसिडेंट्स. तो हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशाक, एक 7 जज बेंच ने उसने पैरामीटर्स दिए थे कि सर्शियोरी कब कब इशू होगा. पहला, एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. दूसरा क्या है, दूसरा इशू क्या है कि अगर ट्राइब्यूनल या जो लोअर कोर्ट है, इट हैज एक्टेड इलीगली, अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज तो कर रहा है बट इलीगली, या दूसरे पार्टी को उसने अपॉर्चुनिटी नहीं दी मतलब बोलने की, मतलब ऑडियो अल्टरम पार्टम वायलेट हो गया. तीसरा, कोर्ट जब इशू करता है सर्शियोरी तो इट इज issuing it in exercise of its supervisory power, not appellate power. इसका मतलब एविडेंस रीअप्रिशिएट नहीं करेगा, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट कोई नया नहीं देगा. चौथा, कोई एरर इन द डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन इटसेल्फ में आल्सो बी अमीनेबल, मतलब रिट ऑफ सर्शियोरी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब? व्हेन इट इज अ मैनिफेस्ट एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग. मतलब क्या है, फ्रेज तो बहुत अच्छा है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन क्लियर इग्नोरेंस और डिसरिगार्ड ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, इट इज अ पेटेंट एरर. तो नॉट अ मियर रॉन्ग डिसीजन. तो अब इसको समझेंगे कैसे? इसको चलिए ओवर द कोर्स में आपको समझाऊंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट लेट्स प्रोसीड. तो अभी आपको मैंने बोला कि जो जब सर्शियोरी इशू करता है तो इट इज एक्टिंग इन इट्स सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. आप मेरे से पूछ सकते हैं कि तब सर्शियोरी और आर्टिकल 227 में क्या डिफरेंस है डिफरेंस है. तो इसके लिए हम अगला एक वो डिस्कस करते हैं, जो कि एक केस रिफर हुआ था जिसमें उसने डिफरेंस बताया. कोर्ट ये कहता है, एक सेकेंड, लेट मी कम टू दैट केस. ऑल्दो इंग्लिश लॉ में दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इंडिया में द डिफरेंस हैज बीन मतलब ऑब्लिटरेटेड. तो कोर्ट रिफर्स टू दिस केस कॉल्ड उमा जी केशव मेश्राम वर्सेस राधा रधिकर बाई. तो जिसमें 226 और 227 के डिफरेंसेस वो बताए गए. तो पहली बात तो आपको डेफिनेशन मालूम है, 226 में आप रिट ज्यूरिसडिक्शन, वहां पे सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. दूसरा क्या है, जब जब सर्शियोरिटी इशू करता है तो इट विल ओनली क्वैश द प्रोसीडिंग, जुडिशियल रिव्यू, नथिंग मोर. जबकि जब आप सुपरवाइजरी करते हो तो साथ में आप कुछ डायरेक्शंस, गाइडलाइंस भी दे सकते हो, और द हाई कोर्ट कैन डिसाइड द मैटर इटसेल्फ, रिमांड करने की जरूरत नहीं है. तीसरा कि मतलब सुपरवाइजर, तो मैंने बोला कि इट कैन सब्स्टिट्यूट इट्स ओन ओपिनियन, ठीक है, इट्स ओन डिसीजन इन इट्स प्लेस, ठीक है, जबकि 226 में वो सब नहीं करेगा. तीसरा क्या है कि 226 का डिसीजन आपको मांगना पड़ेगा, इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सरसाइज ऑन अ प्रेयर मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, जबकि सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कैन बी सुओ मोटो एज वेल. तो मतलब अगर आप ये सोचें कि अगर मैंने ये नहीं मांगा अपने हाई कोर्ट से कि भाई तुम ये कर दो, और 227 में मैंने फाइल किया है, तो हाई कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है. तो ये डिस्टिंक्शन है. तो इसका मतलब क्या है, सुपरवाइजरी jurisdiction under 227 is broader than certiorari under 226. ये कंक्लूजन आएगा. कमिंग बैक टू आवर थिंग, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्शियोरिटी इशू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो बाकी सारे इनफैक्ट इसमें आप सैयद याकूब वर्सेस राधा कृष्णन भी कोट कर सकते हैं कि वही सब लोग हरि विष्णु कामत को ही दोबारा बार बार बोलेंगे कि मतलब अपैलेट नहीं है, ये नहीं है. अच्छा, इनफैक्ट एक और यहाँ पर इस केस में एक और जजमेंट इस बात पर साइट हुई थी, और इनफैक्ट ओवर द कोर्स में आपको बता दूंगा कि सर्शियोरिटी
can be issued against a lower court or tribunal, but High Court is not a lower court. The Supreme Court कभी High Court पर certiorari issue नहीं कर सकता है. Similarly, Division Bench of High Court, Division Bench of High Court will not issue certiorari against single bench. Yeah, one High Court will not issue certiorari against other High Court. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इसके लिए भी जजमेंट इसमें मैं आपको बता दूंगा. इंपॉर्टेंट एक और है कि अगर वो 226, 227 का जुरिस्डिक्शन इसलिए भी दिया गया है कि अगर हम उसको, देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द कोर्ट, अगर 226, 227 नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि वो जो, और इनफैक्ट दिस शुड ऑल्सो बी, इनफैक्ट जब हम इसकी गाइडलाइन देखेंगे तो वो उस समय बताऊंगा कि अगर वो एरर अभी नहीं करेक्ट किया तो क्या वो ऐसा हो जाएगा कि इट विल बिकम इनफ्रक्चुअस, और एरर बाद में करेक्ट ही नहीं हो सकता है. दिस विल ऑल्सो बी विद द कोर्ट वेल डिसाइडिंग कि उसको एंटरटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए. उसके बाद ये एक इनफैक्ट चंद्रशेखर सिंह वर्सेस सियाराम सिंह भी स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर 227 ही किया गया. इनफैक्ट दिस इज सेम जो मैं आपको बताया था, जो आपको मैंने उसमें बताया. उमा, दिस नेम ऑफ द जजमेंट इज उमा जी केशव मेश्राम वर्सेस राधिकर बाई. तो द सेम थिंग हैज बीन रीइटरेटेड हियर. अब उसके बाद तो कोर्ट ये कहता है कि ये जो 226 और 227 की पावर है, दिस is uncurtailed by any statutory. इनफैक्ट जब एल चंद्र कुमार जो डिसाइड हुआ था उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल, जब एल चंद्र कुमार में तो ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे 323 और 323B, जिसमें पावर ले ली गई थी हाई कोर्ट की ऑफ जुडिशियल रिव्यू. बट कोर्ट ने ये कहा था कि 226 और 227 के पावर मतलब इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, एंड दे कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन. And this thing has been held ever since Government of India Act 1935. वो एक बाल कृष्ण हरि वर्सेस एम्परर केस था बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें भी ऐसा ही हेल्ड हुआ था. तो इसलिए सेक्शन 115 will also not curtail the power of High Court under 226, 227. तो उसके बाद एक और नहीं, ये सब चीज़ें मतलब रेपिटेटिव है, आपको बहुत चीज़ें जानने की जरूरत नहीं. इनफैक्ट द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड अक्रॉस सेवरल जजमेंट. तो आपको मैं सीधे इसकी फाइंडिंग में, इसके जो फाइंडिंग है वो बता देता हूँ. और तो आपके लिए केसेस कोट करने हरि विष्णु कामत हो जाएगा. एक उमा जी जो मैंने बताया था, उमा जी ये वाला जजमेंट, उमा जी केशव मेश्राम वर्सेस राधिकर बाई. एक आपका ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, अभी जो मैं आपको एल चंद्र कुमार जिसमें बोला था कि 226 और 227 के जो पावर्स हैं वो कर्टेल नहीं हो सकते स्टैट्यूटरी प्रोविजन से. ठीक है. एक और बात ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट ये स्टेट वर्सेस नवजोत संधू में कहा गया था कि वही वो रीट्रेट की गई कि 227 कैन नॉट बी लिमिटेड और फेटेड बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. दूसरा कि द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज वाइड एंड कैन बी यूज्ड टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. तो इसका मतलब इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से भी मतलब इंटरफेयर कर सकता है अंडर 227. ठीक है. ऑल्दो कोर्ट ने खुद जब भी कोई चीज़ बहुत वाइड होती है तो कोर्ट खुद अपने सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है कि द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज स्पेयरिंगली, ओनली टू कीप कब टू कीप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स विद इन द बाउंड्स ऑफ देयर अथॉरिटी, मतलब अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस ना करें, एंड दैट दे ओबे द लॉ. द पावर इज नॉट अवेलेबल टू बी एक्सरसाइज और करेक्टेड मियर एरर्स, रॉन्ग डिसीजन को नहीं बस करना है, and cannot be exercised as the cloak of an appeal in disguise. It's not in, जब supervisory jurisdiction में है तो वो appellate jurisdiction में नहीं है. तो इसका मतलब वो reappreciate fact या reappreciate evidence नहीं करेगा, findings of fact नहीं देगा. ठीक है. तो दोस्तों अब इसके बाद कोर्ट की फाइंडिंग्स थी कि कोई सेक्शन 115 का अमेंडमेंट से कुछ कर्टेल नहीं हुआ है. दूसरा मतलब कब सर्श्योरिटी दे सकता है, जो हरि विष्णु कामत को इसने दोबारा कोट किया. ठीक है. तीसरा, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन वाइड होती है, इट इज टू कीप द कोर्ट्स इन बाउंड्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन. Neither supervisory nor certiorari can correct mere errors of fact or of law. Errors of fact तो correct नहीं ही होंगे, errors of law तो मतलब नहीं होंगे अगर वो मतलब error apparent on the face of it नहीं है तो. ठीक है. मतलब क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, the error is manifest and apparent on the face of the proceeding, such as when it is based on clear ignorance or utter disregard of the provisions of law, and a grave injustice or gross दोनों चीजें होनी चाहिए.
तो अटर डिसरिगार्ड ऑफ लॉ मतलब देख रहे हैं आप सिर्फ एरर ऑफ लॉ चेंज करेक्ट कर रहा है, एंड अ ग्रेव इनजस्टिस ओकेजन देयर बाय। पेटेंट एरर, क्या पेटेंट एरर भी करेक्ट हो सकते हैं, विच इज सेल्फ एविडेंट, दैट इज विच कैन बी परसीव्ड और डेमोन्स्ट्रेटेड विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लेंथी, कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिख रहा है। तो इसका मतलब आप ये मत कहिएगा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि एरर ऑफ फैक्ट कभी इसमें नहीं होगा। अगर वो पेटेंट एरर ऑफ फैक्ट है तो फिर वो सर्श्योररी इशू हो जाएगी, ठीक है। मतलब ग्रॉस फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है, स्पेयरिंगली एक्सरसाइज करना चाहिए, कॉशन एंड सर्कमस्पेक्शन होना चाहिए अगर ये इन्वोक हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए क्या ये फाइनल जब डिक्री आएगी तभी करेक्ट हो सकता है, क्या इसको हम किसी कॉस्ट से या कुछ कॉम्पनसेशन से उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान देनी होंगी। दूसरा, ये अपील नहीं है इसलिए रीअप्रिसिएशन और इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस नहीं होना चाहिए। The parameters for exercising jurisdiction to issue a writ of certiorari and those for supervisory jurisdiction almost similar हैं, ये इस केस में कह दिया गया था, ठीक है। Width of jurisdiction similar है, unlike English court जहाँ अभी भी distinction है। तो ये था इस केस में फाइनली यही कहा गया, और ये कंक्लूजन हेल्ड हुआ कि सेक्शन 115 अमेंडमेंट के बाद ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट की पावर्स कर्टेल हो गई। तो दोस्तों, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑन सर्श्योरिटी एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रिप्स विद लॉ।